सही है। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास जब कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो कि फैमिली में आपने उसका पता लगा लिया है कि फैमिली में ये मौजूद है और पेडिग्री से आपने उसको कंफर्म कर लिया है कि डिफरेंट जनरेशन में वो चीज़ आ रही है मुसलसल, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द जीन्स। डिजीज़ का नाम लिख के जो एग्जिस्टिंग लोगों ने काम किया हुआ है आपने उन जीन्स को चेक करना है। अब आइडियल क्या होता? आइडियल ये होता कि आप इसका पूरा एक्सोम सीक्वेंस कर लेते हैं। उससे ज़्यादा आइडियल ये होता एक्सोम भी वो वाला जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं उन जीन्स को, और उससे ज़्यादा आइडियल क्या होता कि आप उसके पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लो, लेकिन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना। तो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने क्या करना है कि हमने जनाब उसके कुछ स्पेसिफिक जीन्स को जो ऑलरेडी लोगों ने रिपोर्ट किए हुए हैं उनको हम चेक करेंगे। तो क्वाइट पॉसिबल है कि वो बड़े बड़े जीन्स हैं उनमें कोई वैसी, जो क्योंकि पहले लोगों ने स्टडी की है ना कि उसमें वो म्यूटेशंस आई हुई हैं, लेकिन ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि भाई जीन वही होगा लेकिन म्यूटेशंस आपके पास डिफरेंट होंगी, तो शायद आपको कुछ ऐसा नया मिले जो कि पहले लोगों को नहीं मिला था। तो अच्छा क्या है कि आप जो जीन्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं जीन्स को आप सबसे पहले चेक कर लो। तो अब आपके पास जीन आ गया ना, अब आपने डिजीज़ को देखना है कि डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है। अगर मैंने आपको बताया अगर वो मार्फान सिंड्रोम है, डॉक्टर ने डिटेक्ट किया है, तो उसके लिए कुछ और जीन्स हैं। अगर आपने जनाब NKX25 गेटा4 TBX वगैरह स्टडी की हैं तो दिस कुड बी समथिंग एल्स, कोई और। तो डिजीज़ के सिम्टम्स के हिसाब से आपने जीन्स सेलेक्ट करने हैं। तो ये मैं बड़ा क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी मच टेक्निकल। ऐसा नहीं है कि आपने अगर जीन आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो व्हाट वुड हैपन, आप उस डिजीज़ के बजाय किसी और डिजीज़ को या किसी और सिंड्रोम को स्टडी कर रहे हो। तो आपने बड़ा शार्पली देखना है कि डिजीज़ क्या है ना। तो ये सारा कुछ पता जो चलता है वो सिम्टम्स से पता चलता है, और सिम्टम्स के अलावा इसका पता चलता है जनाब किससे, आपको जनाब उस डिजीज़ के पैटर्न से या फिर जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है उससे पता चलता है। तो आप जब जो फॉर्म मैंने आपको दिया है ना उसमें वो डायग्नोसिस जो भी लिखी हुई है कि बीमारी है, ये डॉक्टर की कन्फर्म शुदा बीमारी होती है। यू गॉट इट? डॉक्टर कहता है कि ये मसला है, देन यू डू इट ना। ठीक है, समझ आ गई बात? अब लेट्स सपोज इसमें से कोई भी जीन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे कोई सा जीन FBN1 फॉर मार्फान सिंड्रोम, या फिर चलो TBX सेलेक्ट कर लिया। कौन सा? TBX। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, मैं ढूंढता हूँ जनाब, लेट्स सपोज बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन एक वेबसाइट है जिसका नाम है जीन कार्ड्स। क्या है? जीन कार्ड्स। अब जीन कार्ड्स के ऊपर मैं गया, दिस इज जीन कार्ड्स। जीन कार्ड्स एक अच्छी वो है, दिस इज़ अ गुड वन। इसमें आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें मिल जाती हैं। जीन कार्ड्स में आप गए, आपने वहाँ से मेरे जीन कापी की है ना, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया TBX5, सर्च कर लिया। आजकल आपके BS के स्टूडेंट्स नहीं है जो वैसा रिसर्च कर रहे हैं, वो इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। दे आर आइडेंटिफाइंग द जीन्स एंड दे आर सर्चिंग द एरियाज, दे आर मेकिंग द प्राइमर्स। तो ये इसमें से गुजर रहे हैं वो सीनियर जो आपके हैं ना। तो यहाँ पे जनाब अब ये जीन कार्ड्स TBX5 जीन को सर्च कर रहा है ना, या फिर आप यूँ भी कर सकते हो, कैंसर, CVD कुछ भी लिख सकते हो। उससे अब ये मैंने स्पेसिफिक जीन लिखा है, अगर आप बीमारी लिखोगे तो उसके सैकड़ों जीन्स यहाँ पे सामने पड़े होंगे ना। लेकिन आपने क्या रूल आउट करना है कि कौन से जीन सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है, और आपने डिस्करेज नहीं होना, दिस इज डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट। आपके सीनियर्स थे उमामा और अदन थे, डू यू नो देम? उनको मैंने टास्क दिया, उन्होंने जनाब पूरे 2 महीने लगा के ना वो ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रही थी, लेकिन साथ में हमारा प्रोजेक्ट ये था कि वो जीन्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर में भी हों और वो उनका ताल्लुक जो है वो CVD के साथ भी हों, क्योंकि लैब के अंदर मिक्स काम हो रहा था। तो दे आइडेंटिफाइड सम जीन्स माइक्रो RNAs जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी उनका रिलेशन है, जो कि बड़ा कॉमन है ना, उस पर रिसर्च हो रही है ना। और साथ में क्या हुआ है जनाब कि उन्होंने ऐसे भी तलाश किए जो कि CVD एक ही जीन दोनों में काम कर रहा था। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। जीन उन्होंने बना लिया, उसके बाद उन्होंने PCR प्राइमर्स उसके डिज़ाइन कर लिए इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो डिज़ाइन अजीज़ साहब से करवा के किसी कंपनी से हमने डिज़ाइन आपने किए, बनवाए हमने बाहर से। ठीक, प्राइमर्स आ गए, उन्होंने PCR लगाया, उसके बाद जनाब दे वेंट ऑफ, क्योंकि उस पर कॉस्ट भी आ रहा था सीक्वेंसिंग पे, उनकी प्राइमर की पेमेंट हो गई। उसके बाद एक नया स्टूडेंट आया दाऊद, जो कि अभी MPhil कर रहा है, यहाँ पे आपके सीनियर है। दाऊद को मैंने कहा कि ये प्राइमर्स लाए हैं और आप इसको चेक करो, अगर इसमें से सीक्वेंस, इन्होंने काफ़ी इस पर सर्च किए, 2-3 महीने बहुत मेहनत की है कि इस CVD के साथ भी इसका रिलेशन बनता है। तो दाऊद ने मुझे क्या कहा कि सर ओके, आई ट्राई टू फाइंड आउट, और मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरह से है। अब उस दिन दाऊद के सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आ गए,
और उसको उसमें नोवल म्यूटेशंस मिली हैं उसमें। क्या? दे फाउंड सम नोवल म्यूटेशंस दैट, जो कि उसी जीन में पहले रिपोर्ट नहीं। तो द क्रेडिट गोज टू हुम, किसको जाता है? दाऊद को या किसको? जिन्होंने 2-3 महीने लगा के ना मेहनत से उसको सर्च किया था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एथिकल प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपकी इससे पब्लिकेशन निकलती है, क्योंकि आपको कल को सीवी में ऐड करके कल को कहीं पोस्टडॉक वगैरह के लिए जाना है, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए जाना है बाहर, फिर वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा अगर तुमने पब्लिकेशन निकालनी हुई तो यू हैव टू पुट उमामा एंड अदन एज वेल, क्योंकि ये तो उनका काम था ना। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है। तो ही इज़ वर्किंग नाउ ऑन पब्लिकेशन एज वेल, अपनी थीसिस पे भी लगा हुआ है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है बट इट नीड्स ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू होता है ना। अगर आपके पास ब्रेन है तो यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू डोंट हैव तो यू कांट यूज़ इट। अगर आप सिंपल चीज़ें फॉलो कर रहे हो कि डिग्री लेनी है, घर जाना है, तो देन बस डिग्री लो ना, फिर अपने आप को ज़्यादा ना थकाओ ना। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो पॉजिटिव यूज़ इसका करो। कोशिश करो कि आप किसी जीन को स्टडी करें, आराम से इन डेप्थ स्टडी करें। उन्होंने बहुत स्टडी की थी, पाकिस्तानी भी देखे थे, उमामा ने स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ना उसने, यानी हाँ। लेकिन बहरहाल अब हमने TBX5 जीन को उठा लिया। T-box ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5, क्या नाम है इसका? ट्रांसक्रिप्शन, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5 का जीन है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी अपने जीन से बनते हैं, उनके अपने जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये खुद किसी और चीज़ से ट्रांसक्राइब होते हैं, खुद किसी और चीज़ से mRNA बनाते हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये खुद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है जो किसी और जीन को एक्टिवेट करता है। अब अगर ये जीन जो है ये सही एक्टिवेट, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये सही ना बने तो व्हाट वुड हैपन? ये अगला जो जीन नहीं है जिसको ये कंट्रोल कर रहा है उसको सही कंट्रोल नहीं करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये एट्रियल या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के लिए है, तो जो बच्चा बन रहा है, अल्लाह उसको बना रहा है यूट्रस के अंदर, तो क्या हो रहा है कि प्राइमोडियल सेल से वो बन रहा है, उसका दिल है, अगर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सही नहीं बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा उस टाइम, तो उसके बाद क्या होगा? वो जो सेप्टम्स बन रही हैं वो सही से नहीं बनेगी, वो जीन्स एक्टिवेटेड नहीं, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से बाद में उसमें डिफेक्ट आ जाता है। गॉट इट? तो ये कंफर्म वो है, कंफर्म जीन है। अब ये हमने देख लिया। अब इसको और भी चीज़ें हैं, यहाँ मैं आपको सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। TBX5 जीन रिपोर्टेड जीन है और इसका जो डेटाबेस है वो क्लीन वेयर है, क्लिनिकल वेरिएंट्स है जो NCBI के ऊपर अवेलेबल है। क्लिनिकल वेरिएंट्स क्या किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ पेशेंट्स आए, आपने उनको चेक किया इनिशियली और उसमें आपको एक जीन मिला जिसमें म्यूटेशन है, आपने वो रिपोर्ट कर दिया। अब ये क्लिनिकल वेरिएंट फर्स्ट टाइम में नहीं है, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, आपने कोई 10-15 कोई पूरी पॉपुलेशन पे काम किया, सब के सब में जिसमें बीमारी है उसमें वो जीन अवेलेबल है, या 30-40% में है, तो ये क्लिनिकली कन्फर्म हो गया कि जिसके अंदर ये बीमारी है तो उसके अंदर ये जीन जो है म्यूटेटेड है। यू गॉट इट? तो व्हेन यू फाउंड इट म्यूटेटेड इन द सेम डिजीज अगेन एंड अगेन, तो आप ये कहते हो कि ये अब डेटाबेस की चीज़ है। तो क्लिनिकल वेरिएंट्स में वो जीन्स हैं जो कि टाइम एंड अगेन कन्फर्म हुए हैं, उन पेशेंट्स के अंदर आए हुए हैं। तो जो TBX5 भी, ये मुझे लग रहा है कि ये भी क्लीन वेयर जिसको कहते हैं, ये NCBI में डेटाबेस है क्लीन वेयर, CLINVAR, क्लिनिकल वेरिएंट्स। ठीक है, ये अब आपके पास हो गया। अब इस जीन को आप देखें, इसको जनाब TBX5 कहते हैं, TBX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5 भी कहते हैं, T-box ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5 भी कहते हैं, T-box प्रोटीन भी कहते हैं, T-box भी कहते हैं, हॉस भी कहते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ह्यूमन जीनोम के अंदर इसकी ये ID है, NCBI के अंदर जीन नंबर ये है, प्रीवियस HCGN सिंबल फॉर TBX5 ये है। अब ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है ना। TBX5 gene, this gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA binding domain. The T-box genes encode transcription factors one the regulation of developmental processes. मैंने आपको बताया ना, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। दिस जीन इज क्लोजली लिंक्ड टू रिलेटेड फैमिली T-box3 अल्नर मेमोरी सिंड्रोम ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 12। कहाँ पे है ये? इट इज ऑन, यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो गई। क्या है? क्रोमोसोम 12 के ऊपर है। तो जब मैं आपको टास्क दूंगा तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि आपका जीन किस क्रोमोसोम पे है। तो यू हैव टू टेल मी इट इज ऑन क्रोमोसोम 12। The encoded protein may play a role in herd development and specification of limb identity. Mutation in this gene have been associated with Holt-Oram syndrome, a developmental disorder affecting the heart and upper limbs. Several transcript variants encoding different isoform have been described for this gene. ये है, ये मुख्तलिफ डिटेल्स है ना, और ये रेफरेंस भी दिया हुआ है कि किसी ने इस पे काम पब्लिश किया हुआ है। ठीक है,
अब जनाब इस जीन के ऊपर आप जाओ, आगे इसमें क्या चीज़ें हैं, ये इसकी डिटेल्स है सारी, सही है। इसमें आपके पास ये क्या चीज़ें हैं, मुख्तलिफ DBX5 के प्रोमोटर एनहेंसर्स कौन से हैं, ये सारा इसने दिया हुआ है, ठीक। ये देखें, अब ये उस क्रोमोसोम 12 है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी ना, कौन सा स्ट्रक्चर ये बनाता है प्रोटीन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इन्होंने इसका पता लगाया, जो केमिस्ट्री की टेक्निक है ना, इस प्रोटीन को आइसोलेट करके क्रिस्टल्स में लगाते हैं, फिर NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से या फिर किसी और तरीके से जनाब उसको स्टडी करते हैं और वो स्ट्रक्चर निकालते हैं PDB के फॉर्म में, प्रोटीन डेटाबेस के फॉर्म में, फिर वेबसाइट के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर का भी हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ से यू नो कि जो भी जीन आपने सर्च करना है तो आपको ये सारा का सारा इसकी जो भी डिटेल्स होंगी ना, वो सब के सब जनाब आपके पास। और अब इसमें SNPs की वो है, SNPs कौन कौन से इसमें रिपोर्टेड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, और ये तादाद देखो, ये उसकी लोकेशन है, जीनोम में उसकी लोकेशन है। ये जीन का आप देखो कितना दूर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाखों करोड़ों में है। तो ये 12 क्रोमोसोम बहुत बड़ा है जिसके अंदर किसी लोकेशन के ऊपर ये होगा ना, ठीक है। ये आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन वाला जो है, देखो इन्होंने डिवाइड भी किया ना, एट्रियल फाइब्रिलेशन वाला म्यूटेशन ये वाला है। एट्रियम जो है वो फाइब्रिलेट करता है, सही पंप नहीं करता ना, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ उसके बॉडी हाइट के साथ इसका ताल्लुक है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें मुख्तलिफ म्यूटेशंस, जॉइंट स्टिफनेस के साथ कुछ और है, ये मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन मुख्तलिफ रिपोर्टेड है। फिर यहाँ तक कि केस में बाई क्रिस्पर प्रोडक्ट्स फॉर रिसर्च, ये किसी ने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, लेकिन कल को अगर आपने इस म्यूटेशन को रिपेयर करना है तो फ्यूचर आफ्टर 10 ईयर्स में भी देयर माइट बी क्रिस्पर टैबलेट्स कि आप गोली खाओ और वो म्यूटेशन ठीक हो जाए, ये भी क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है। तो अब जनाब हमने जाना है, हमने तो सिंपल सा काम करना है, म्यूटेशंस का पता लगाना है, ज़्यादा कम्प्लेक्स तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो यहाँ पे NCBI जीन की जो ID दी हुई है ना, यहाँ से इसको तलाश करना है, ये आपको नज़र आ रहा है NCBI जीन, ये मैंने क्लिक कर लिया, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये जनाब आ गया NCBI में, मेरे पास TBOX5 जो है ये जीन आ गया, यहाँ भी इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे जो असेंबली मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें ये सर्च करता है, ये कौन सा है, GRCH38 P आर्म, P एक क्यों आर्म होता है, एक P होता है ना, P14 के ऊपर है ना, ठीक। क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 12 है। अच्छा, आप ये पता लगाओ कि ये जनाब ये किस पे है, ये देखो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है। कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब क्या है, किसी भी DNA का एक अपर स्ट्रैंड होता है, एक लोअर स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रेट स्ट्रैंड होता है, एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो 1 से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है ना, अगर इस 1 से 1 करोड़ तक, 1000 तक जो क्रोमोसोम है ऊपर वाला, तो इसका जो अपोजिट नहीं होगा वो उसके कम्प्लीमेंट्री होगा। तो उसमें इसमें जीन्स यूँ होंगे ना, 1 से लेकर 1000 तक जीन होगा, नीचे वाले में क्या होगा, 1000 से लेकर इस तरफ होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो यहाँ आप गौर से देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि ये 11 43 53 911 11 44 0 842 लिखा हुआ है, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। 11, ये गौर से बातें आप सुने, 11 43 53 911 से लेकर 11 44 0 84 42 तक ये जा रहा है। तो ये इन्होंने स्ट्रेट चेन पे आपको इसकी लोकेशन बताई है, किस पे, स्ट्रेट चेन पे, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपने जब ये सीक्वेंस उठा लिया ना, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे इसका जीन होगा। आपने जो प्रोटीन बनानी होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री से बनानी होगी, स्ट्रेट चेन से नहीं बनानी। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने ये नीचे वाले का डायरेक्शन क्यों नहीं दिया, ऊपर वाले का क्यों दिया हुआ है, कि दिस इज द कन्वेंशन ऑफ जीन्स, कि जब भी आपने जीन्स को लिखना है यू हैव टू राइट देम ऑन स्ट्रेट चेन। किसमें, क्योंकि एक बेस आगे पीछे होने का मतलब है कोई म्यूटेशन हो जाना, कोई फ्रेम शिफ्ट हो जाना, कोई SNP हो जाना। तो इसमें आपने गलती कोई नहीं करनी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट चेन पे जाना है और प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट्री से बनाना है। स्ट्रेट चेन जब म्यूटेशन आएगी ना तो स्ट्रेट चेन पे भी आएगी ना। अगर यहाँ T म्यूटेट होता है तो सामने यहाँ भी तो कुछ म्यूटेट होगा ना, दोनों एट अ टाइम म्यूटेट होंगे ना, ऐसा ही है ना। तो अगर आपने स्ट्रेट चेन को सीक्वेंस कर लिया तो जब प्रोटीन बनाएंगे तो स्ट्रेट चेन से नहीं बनाएंगे, यू हैव टू मेक द प्रोटीन फ्रॉम द सेकंड स्ट्रैंड। तो ये बड़ा मसला होता है, PhD के स्टूडेंट को समझा के आपका दिमाग खराब हो जाते हैं, जी प्रोटीन नहीं बन रहा, प्रोटीन खुदा की बंदी, खुदा के बंदे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे प्रोटीन है, स्ट्रेट पे तो नहीं है ना।
तो क्यों चिपके हुए आप मुसलसल? तो आपने यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेट चेन पे जीन है या कॉम्प्लीमेंट्री पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अब ये चीज मेरे पास आ गई, ये नजर आ रहा है आपको ये वाला, कि ये जनाब मेरे पास एनोटेशन ये जो कोई भी है इसकी क्या है देखें, 644, 911, 644, यहाँ देखो 1716, ठीक है। प्रीवियस असेंबली ये थी, जो मैं आपको कहता हूँ ना अपडेटेड असेंबली की बात करो ना, प्रीवियस GRCH 37 में ये असेंबली थी, GRCH 38 में ये असेंबली है, ये इसकी ये पोजीशन है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरे पास लोकेशन आ गया है। अब आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई हैव द लोकेशन ऑफ द जीन नाउ, आई हैव द लोकेशन ऑफ द जीन नाउ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, देखो डरने की बात नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। आई शेयर द वीडियो एज वेल। अब जनाब आपके पास ये मैं आ गया NCBI के ऊपर, NCBI में मेरे पास आया जनाब यहाँ पे जीनोम, क्या आया? जीनोम में मैंने लिखा होमो सेपियन, ठीक। अब ये उठा नहीं रहा, यहाँ पे मुसीबत ये है कि नेट की स्पीड मैंने मोबाइल से लगाया हुआ है, नहीं तो ये खुद आपको ऑप्शन भी देता है होमो सेपियन या जो भी होता है। अब ये GRCH 38 आ गया मेरे पास, आ रहा है आपके पास मुख्तलिफ किस्म का, लेकिन आपने उठाना कौन सा है? द मोस्ट वेरीफाइड रेफरेंस जीनोम, नजर आ रहा है आपको? ये मैंने उठा लिया रेफरेंस जीनोम। अब आप सारे क्रोमोसोम्स को डाउनलोड भी कर सकते हो कि आप कहते हो मेरा सिस्टम तो ज़बरदस्त है, बस मैं करोड़ों क्रोमोसोम डाउनलोड कर लूँगा और उसमें आराम आराम से सर्च करूँगा। ऐसा नहीं है भाई, डाउनलोड तो कर लोगे, लेकिन आपकी सिस्टम की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि एक एक क्रोमोसोम के करोड़ों सीक्वेंसेस को समोए अपने आप में। तो डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा, आप कर लोगे, खोल भी लोगे यूजीन पे, नज़र आएंगे कि करोड़ों हैं, काम उसमें नहीं कर सकते, आपकी सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है। फॉर दैट यू नीड अ सुपर कंप्यूटर। व्हाट? तो ये जो NCBI है, ये NCBI क्या करता है जनाब, इनके पास एक पब्लिकली फंडेड US गवर्नमेंट इनको फंड करती है, इनके पास सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और ये सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या करता है जनाब, ये जनाब ऑटोमेटिकली आपके पास ये तमाम डाटा एनालाइज करता है। इसका जो फ्रंट शीट आपके पास सिस्टम पे आती है ना, कमांड आप देते हो, चलाता सुपर कंप्यूटर है। समझ आई बात? तो यू हैव टू यूज दिस वन ना। अब इससे पहले कि बिजली चली जाए, पता नहीं शाहजेब ने किसी से कोई डिस्कस किया भी है कि नहीं किया, पूरी कैसे करेंगे? अच्छा, अभी ये क्रोमोसोम 12 है, क्या है? यहाँ नजर आ रहा है ना, लेकिन मैंने यहाँ से क्लिक नहीं करना, याद रखना है, मैंने क्लिक यहाँ से करना है, नहीं तो फिर ज्यादा दूर हो जाएगा ना, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ये क्रोमोसोम 12 की असेंबली है, आ गई। क्रोमोसोम 11 पे नहीं जाना, चल भाई ना, नेट गया वैसे, कुछ मसला हो गया डोनी, अभी ठीक हो जाएगा। ये मैंने मोबाइल से लगाया हुआ है ना, पता नहीं कि लाइट जाएगी तो फिर ये भी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मैं इसको डाउनलोड करूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज रीजन टू शोन। अब ये पूरा क्रोमोसोम तो ये शो ही नहीं कर सकते, दिस इज टू लार्ज, लिखा हुआ है ना लार्ज साइज, तो हमने यहाँ पे वो जगह देनी है जहाँ पे ये जीन अवेलेबल है। तो वो कौन सा है? जल्दी से, ये मैंने उठा लिया, कॉपी, यहाँ मैंने कर लिया, बिगिन विद कंट्रोल V, ठीक। यहाँ मैंने ये उठा लिया, कंट्रोल C, ये मैंने यहाँ कर लिया, कंट्रोल V, अपडेट व्यू। मीन्स मैंने इस क्रोमोसोम में से एक एरिया सेलेक्ट कर लिया जिसमें कि वो जीन अवेलेबल है। और पूरा क्रोमोसोम मैंने नहीं देखना, उसमें तो जंक DNA भी है बहुत सारा। अब मेरे पास सारा एरिया आ गया। अब ये कहाँ पे है? ये ऊपर देखे ना, ये किसने काम किया, इसके ऊपर मल्टीपल लोगों ने किया है। इसमें CDS मीन्स प्रोटीन्स हैं, बहुत कुछ है इसमें। ये देखें सारा जीन है लंबा या नहीं है? फिर भी इतना बड़ा है, हालांकि मैंने इसको कितना स्क्वीज ऑफ किया है। फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ से सेंड के ऑप्शन में आप जाओ, दो किस्म की डाउनलोडिंग आपने करनी है, एक जीन बैंक वाली, क्रिएट फाइल, ठीक है। ये हो गई, शुक्र है कि ये डाउनलोड हो गई, ठीक। ये दोबारा फाइल दबाओ, एक आपने करनी है फास्टा फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है। दो किस्म की आपने डाउनलोड कर ली। फास्टा स्ट्रेट होगी, जीन बैंक पे एनोटेशंस होंगे कि यहाँ से लेकर ये जीन है और ये है और वो है, सारा आपने देख लिया, सही है। अच्छा, अब सीक्वेंस मेरे हाथ में आ चुका है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब लाइट जाएगी भी तो आई कैन गिव यू द सीक्वेंस एंड यू कैन सर्च द पैरामीटर्स योरसेल्फ। समझ आई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट आप कहाँ से सर्च करोगे? अब आपके पास जीन कार्ड में आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि कहाँ कहाँ पे म्यूटेशन है, आपको नजर आ रही है ना म्यूटेशन की लोकेशन क्या है। म्यूटेशन की लोकेशन यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगी ना, बहरहाल जो भी है, बट यू विल फाइंड द लोकेशंस, वो जीन कार्ड से मिल जाएगी। लेकिन मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ जिस तरह ये है ना कि इस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे है, इस तरह चीज़ें आपको मिलेंगी। वो लोकेशन हमने सर्च फिर करना होगा, वो नेक्स्ट स्टेप है।
लेकिन पहले हमने क्विकली सिर्फ ये सीखना है कि डाउनलोड कैसे करना है, आपने सीख लिया, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसको हमने खोलना किस तरह से है। अब देखो, आपने एक और सॉफ्टवेयर आज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जीनियस। क्या नाम है उसका? जीनियस में एनोटेशंस अच्छी नज़र आती हैं। तो ये देखो, आल्दो एक्सपायर्ड वर्जन है लेकिन मेरा काम कर रहा है क्योंकि मेरा विजुअल चीज़ें इससे अच्छी मुझे एक्सप्लेन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं अब खोल रहा हूँ, होप ये अभी खुल जाएगा क्योंकि इट्स टू हैवी। एक तो मेरे सिस्टम को उसने थका दिया, CMS ने। इस परिंदे को आप क्या कहते हो? पश्तो में क्या कहते हैं? इनको में क्या कहते हैं? नीलकंठ का नाम सुना या नहीं सुना? अच्छा, खुले। आज क्या डेट है? 12 मार्च है। अभी तक तो कुछ डाउनलोड नहीं हुआ, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ये जनाब आ गया, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं जनाब करंट ट्रेंड। ओके, ये भी आ गया करंट ट्रेंड्स वाले में। ठीक है, अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, लेकिन याद रखें ये मैंने जीन बैंक वाले को खोला हुआ है। देखें, ये वो सीक्वेंस मैंने डाउनलोड कर लिया। जीन बैंक की फाइल है ना, तो जीन बैंक ने इसके साथ खुद ब खुद एनोटेशंस लगाई हुई है। एनोटेशंस मीन्स बताया हुआ है कि यहाँ से लेकर ये है, यहाँ से लेकर ये है। यू गॉट इट? अब आपके पास ये है TBX5 जीन, नाम आ गया ना, सही है। अब आपको ये डायरेक्शन नज़र आ रहा है किस तरह है? ये क्यों इस तरफ से इस तरफ क्यों है बताओ? क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है, अदरवाइज ये राइट से लेफ्ट पे ये एयर हो जाता। गॉट द पॉइंट? अब ये सर कटा हुआ नहीं है, मीन्स आखिर में जिस तरह कागज़ नहीं कटा होता इस तरह नहीं है, पूरा जीन है। ये क्या है? मैंने पूरा जीन डाउनलोड किया है। ठीक है, तो पूरे जीन की साइज़ कितनी है, कोई मुझे बता सकता है? आंखें काम कर रही हैं या नहीं कर रही? नहीं तो ऐनक लगा लो। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या? 54,532 बेसिस का जीन है। ये कितना है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जनाब ये देखो, यहाँ से mRNA बनेगा किसी खास प्रोटीन का। ये देखें mRNA बनेगा, इस mRNA में TBX5 जीन सेनानियम टी बॉक्स फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5, ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 3। ट्रांसक्रिप्ट कौन सा है? वेरिएंट 3 है। एक एक को आप देखते जाओ ना। अब इसको देखो, ये जनाब देखें, इसकी लेंथ देखें, ऊपर वाले की लेंथ देखें, इस लेंथ को देखें, 2196 लेंथ है। नजर आ रही है आपको? 2196 चौथे नंबर पे आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखें, इसमें 2177, 2196, 2196 और इंटरवल 9। तो ये रिवर्स में आएगा। अभी आप सीक्वेंसिंग में डरो कोई नहीं, सीक्वेंसिंग में तो आप किसी भी स्ट्रैंड को सीक्वेंस कर लो। जो म्यूटेशन आ गई दूसरे को हम खुद ब खुद कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हमें बस ये याद हो कि जीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है। समझ आ रही है बात? अब समझ आ रही है? कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? ठीक, अच्छा ये देखें यहाँ पे क्या है? TBX5 mRNA 227 लेंथ है इसकी। कितनी है? और इसमें देखें इंटरवल 7 किस तरह लिखा हुआ है? 12,481 से लेकर 12,255 तक। क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री पे है ना। 12,481 ज्यादा है, 12,255 कम है। तो ये किससे जा रहा है? लोकेशन तो 12,481 है, लेकिन ये ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पे काउंट कर रहा है। ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रहा है। तो इतनी कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग इन जीन्स। अगर है आपके पास कॉमन सेंस, आई डोंट नो। अच्छा सही, आगे जनाब इंटरवल्स जो है, अब आप मुझे ये बताओ इसमें इंटरवल्स क्यों लिखी हुई हैं? 31,657 से लेकर 31,566 तक, 12,481 से लेकर 12,255 तक और 2,196 से लेकर 1 तक। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन एरिया से mRNA ने बनना है। समझ आ रही है बात? तो रेस्ट में क्या होगा? कोई इंट्रॉन होगा, कोई चीज़ होगी ना। अब सीक्वेंसिंग में तो हम सबको सीक्वेंस करते हैं, हम वो प्राइमर बीच में से इंट्रॉन निकाल तो नहीं सकता ना। लेकिन जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट बनाओगे, प्रोटीन बनाओगे, तो इंट्रॉन वाले एरिया को खत्म करना होगा। समझ आई बात? उसकी भी वैल्यू होती है। अगर इंट्रॉन एक्सॉन जंक्शन नहीं है, वहाँ पे म्यूटेशन आई हुई है ना,
तो मे बी के इंट्रॉन निकले ही ना, क्योंकि उधर म्यूटेशन हुई है और वो जो इंट्रॉन निकालने वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है वो तो सीक्वेंस देख के निकालता है ना। तो अगर वहाँ पे इंट्रॉन म्यूटेट हो गया तो शायद वो इंट्रॉन निकले ही ना निकले तो इस जीन की एफिकेसी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हर म्यूटेशन की अपनी एक वैल्यू मौजूद है, लेकिन तब जब आपके पास म्यूटेशन आए तो। समझ आई बात? अभी तो आप सरफेस पे फिर रहे हो ना, अभी तो डीप भी जाना है ना। ठीक है, यहाँ देखें आपने ये एक और है। इस तरह आप एक एक, ये मैंने जीन बैंक वाला क्यों डाउनलोड किया, ताकि आपको इसके एनोटेशन का पता लगे। अब ये NcRNA है, नॉन कोडिंग RNA है। ठीक है, NcRNA की भी अपने रेगुलेटरी वैल्यूज होती हैं, रेगुलेशन में इनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और हर एक आपका अपना सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आप जब देखोगे ना कि आपके म्यूटेशन का लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। अब ज़ाहिर है 54,532 का तो आप PCR नहीं कर सकते हो। PCR तो मैक्सिमम 2500 बेसिस का होगा, या फिर मैक्सिमम 3000 बेसिस का हो जाएगा आइडियली। लोग 2500 तक जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। अब 2500 अगर आप करोगे, सबको सीक्वेंस करना है, कितने प्राइमर्स आपको चाहिए? तो ये 54,532 को आप डिवाइड कर लो किस पे? 2500 पे। तो कितने प्राइमर्स आ गए? 20, 25, 30 सेट्स आ गए, 20 सेट्स आ गए तकरीबन। ऐसे ही है, अगर आप 54,532 को 2500 के टुकड़ों में एम्प्लीफाई करो तो वो तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल काम हो गया। हम कर भी सकते हैं, लोग करते भी हैं इस तरह, पूरे जीनोम को सीक्वेंस भी करते हैं इस तरह, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। हम ये करेंगे यहाँ पे इस स्टेप पे कि हम जिधर म्यूटेशन ज़्यादा हॉटस्पॉट है ना, जिसमें ज़्यादा म्यूटेशन जिस इलाके में है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, उस एरिया को हम सीक्वेंस कर लेंगे। तो अब ये काम किसका है? मेरा नहीं, आप लोगों का काम है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस एरिया में म्यूटेशन ज़्यादा रिपोर्टेड है। कैसे करोगे? जीन बैंक में जाओगे, इसमें देखोगे। अब एक बात और गौर से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। कल एक PhD की स्टूडेंट आई हुई थी और एक चीज़ में फंसी हुई थी। तो मैं आपको ये बात बताऊँ, कुछ चीज़ों में कॉमन सेंस चलता है। बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपका कॉमन सेंस ज़्यादा शार्प होना चाहिए, नहीं तो दिस इज अ डूम्सडे फॉर यू देन। देखें, जो मेन जीनोम था, मेन जीनोम जो करोड़ों में था, उसमें इसकी कितनी लेंथ, कहाँ से ये शुरू हो रहा था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा था? मेन जीनोम में कहाँ से शुरू हो रहा था, कहाँ पे ख़त्म हो रहा था? दोबारा आपको याद दिलाता हूँ, कहाँ से शुरू हो रहा था? 11 समथिंग से यहाँ तक हो रहा था। ये मेन जीनोम लोकेशन है। क्या है? मेन क्रोमोसोम लोकेशन है। कौन सी लोकेशन है? क्रोमोसोम लोकेशन। लेकिन जब आपने इस बड़े क्रोमोसोम में से टुकड़ा उठा लिया ना और आपने सॉफ्टवेयर को दे दिया ना, तो सॉफ्टवेयर को तो ये याद नहीं है कि ये पहला वाला जो था 114 समथिंग था, वो तो यहाँ से काउंटिंग करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आई बात? और पोजीशन की बड़ी वैल्यू है। अगर आपने यहाँ पे, आपने क्या करना है, जब आपको कल म्यूटेशन आपको मिल जाए ना, तो म्यूटेशन फिर आप मेन जीनोम पे अलग से दिखाओगे और जीन के अंदर अलग से बताओगे। तो जीन की लोकेशन जब कोई आपको बताएगा तो वो कम वैल्यू होगी। जाहिर है कोई 54,000 से कम होगी, 40,332 पे कोई SNP होगा G2A, या फिर जनाब 2,000 पे होगा, 2001 पे कोई C2A होगा। लेकिन जब आप क्रोमोसोम पे स्टडी करोगे तो फिर इस तरह होगा, 1 करोड़ समथिंग से लेकर इस पोजीशन पे G2A होगा। समझ आ रही है बात आपको? तो अब आप ये सोचोगे कि ये हम कैसे करेंगे। इसमें म्यूटेशन आ गई ना, ये तो जीन की लोकेशन तो आपको कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि आपने 2500 का फ्रेगमेंट बनाना है ना। तो 2500 को आप इस पूरे जीन सीक्वेंस के साथ क्या करोगे? ब्लास्ट कर लोगे। क्या कर लोगे? ब्लास्ट का पता है? एलिमेंट का नहीं पता, या वो भी नहीं पता? अच्छा सही, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ऐसा है कि आपने ये छोटा फ्रेगमेंट जो आपने सीक्वेंस किया 2500 का ना, इसमें म्यूटेशन आ गई ना, तो आप इस बड़े वाले जीनोम के साथ इसको अपने सिस्टम पे ब्लास्ट कर सकते हो। 54,000 तक आराम से ये ब्लास्ट कर लेगा। और ये मैं आपको भी बताऊंगा अभी कि ब्लास्ट कैसे करते हैं। यू विल ब्लास्ट इट। ब्लास्ट होगा तो आपको जो छोटा सा फ्रेगमेंट फिर 1 2 3 4 से शुरू हो रहा होगा ना। बड़ा वाला इतने ज्यादा नंबर थे, छोटे वाले के 54,000 थे। अब आपका PCR प्रोडक्ट सिर्फ 2500 का है, तो ये फिर 1 से शुरू हो रहा है ना। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा इस पे 1 वो 1 था या वो 1 था, क्या था। तो डरने की कोई बात नहीं, आप इसको ब्लास्ट करोगे, कंपेयर करोगे, कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि मेन जीनोम पे लोकेशन क्या है और जनाब नीचे वाले जीनोम पे क्या लोकेशन है। तो ये तीनों स्टेप्स आपने सीखने हैं। 2500 को कैसे ब्लास्ट करना है जीन के साथ, और जीन को फिर आपने क्रोमोसोम के साथ ब्लास्ट कैसे करना है। 3 स्टेप्स आपने सीखने हैं, क्योंकि कल को आप रिसर्च करोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये अब यहां तक आपको समझ आ गई। अब हमने करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, अब मैंने आपको यूजीन से प्राइमर सिखाना जो है, बताना है कि कैसे आपने प्राइमर बनाना है। अब यहां तक समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं